चलिए, तो आज हम एमपीपीएटी 2025 के लिए महारिवीजन सीरीज में शुरू करेंगे गणित, जहां से आपके 25 ऑब्जेक्टिव आते हैं। और उसके लिए सबसे पहले ये ओवरव्यू देख लीजिए, सभी को स्क्रीन क्लियर होगी। पहला है आपका जो टॉपिक है समांतर श्रेणी, है ना। समांतर श्रेणी में आपको क्या क्या देखना है? परिभाषा देखना है, एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र देखना है, एन पदों के योग का सूत्र देखना है, समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं ये देखना है। उसके बाद शेष राशि ज्ञात करना, जैसे आपको योग दिया है और पहला पद ज्ञात करना है, या पहला पद दिया है आपको आपको एन ज्ञात करना है, एनवा पद ज्ञात करना है, या सर्वांतर, ये सारी चीजें समांतर श्रेणी में समझने वाले हैं। और इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे, आप वो देख सकते हैं। दूसरा जो हमारा रहेगा टॉपिक, वो रहेगा गुणोत्तर श्रेणी के ऊपर, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी में क्या है? एनवा पद है ना, उसके सूत्र देखने हैं और गुणोत्तर माध्य देखना है। गुणोत्तर माध्य मतलब समझ गए हैं, जैसे समांतर माध्य होता है वैसे ही गुणोत्तर माध्य। अब हम चैप्टर डिटेल में जब पढ़ेंगे तो देखेंगे, है ना। ए एन में से कोई एक पद दिया है, वही सब है, दोनों चैप्टर जो है अलग अलग हैं। और क्या क्या ज्ञात करना है वो हम डिटेल में देखेंगे। तीसरा आता है हमारा चैप्टर लोगैरिथम यानी लघु गणक, है ना। और उसमें भी सामान्य लघु गणक, इसमें घातांक द्वारा बढ़ाई गई संख्या का गुणनफल, विभाजन, इन सब की परिभाषा देखेंगे, है ना। और लघु गणक के जो सूत्र होते हैं जहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे, मैंने उसी पे बेस्ड जो है आपका इस सिलेबस को तैयार किया है, वो हम देखेंगे। चौथा चैप्टर है त्रिकोणमितीय अनुपात, दो कोणों का योग और अंतर। और जो महत्वपूर्ण सूत्र है वो त्रिकोणमिति, जितना आपके सिलेबस में है वो सब हम आज देखने वाले हैं। आखिरी चैप्टर है पांचवा, सांख्यिकी, है ना। सांख्यिकी में क्या है? माध्य, बहुलक और माध्यिका, ये तीन चीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो निकालने के लिए आती हैं। क्या होती हैं, कैसे होती हैं, बहुत सरल तरीके से समझेंगे, है ना। और इनसे जो सवाल बनते हैं उन्हें भी हम उदाहरणों के माध्यम से देखते जाएंगे। तो ये आपका पूरा आज का रिवीजन का ओवरव्यू था। 5 के 5 टॉपिक आपको आज पढ़ाए जाने हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को और चलते हैं अपने पहले चैप्टर की ओर, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले ये समझ लेंगे हम परिभाषा के माध्यम से कि होती क्या है समांतर श्रेणी। क्या है भाई? दो लगातार पदों के समान अंतर के बाद जो लगातार श्रेणी बढ़ती जाती है वही समांतर श्रेणी कहलाती है। मैं सरल भाषा में आपको बहुत करके बताऊंगा। यहाँ पे जो लिखा है उस पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, जो लिखा है उस पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। मैं तो जो बोलूंगा आप उसको, और जो आपको समझ आया उसको ही लिखेंगे, ठीक है। समांतर श्रेणी के बीच के पदों का अंतर क्या कहलाता है बच्चों? डी डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कहलाता है, सारवांतर कहलाता है हिंदी में, ठीक है। और प्रथम पद को क्या कहते हैं हम? फर्स्ट टर्म, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। एक समांतर श्रेणी का उदाहरण है यहाँ पे 2 4 6 8 10, है ना। ऐसे ये बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो ए क्या है इसमें? पहला पद क्या है? 2 है। और डी क्या है? 4 में से 2 घटा दिया, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी ये श्रेणी कितने भी आगे चली जाए, इन सबके बीच में अंतर 2 ही रहेगा। समझ आ रहा है सभी को? इनके बीच में अंतर 2 ही रहेगा। ऐसी बहुत सारी श्रेणी होती हैं, है ना। इन्हें क्या कहते हैं हम? समांतर श्रेणी कहते हैं। चलिए और समझ लीजिए, यदि कोई समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद A1 है ना, दूसरा पद A2 है, तीसरा पद A3 है, और nवा पद, यानी जहां तक ये श्रेणी जा रही है कोई भी पद हो, उसे क्या कहते हैं हम? AN कहते हैं। इसे विशेष रूप से याद रखना, AN, है ना। इसी से आपके सारे सूत्र बनने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। सारवांतर क्या है? कॉमन डिफरेंस। A2 में से A1 घटाओगे क्या आ जाएगा आपका? बीच का अंतर आ जाएगा। A3 में से A2 घटाओगे क्या आ जाएगा? A4 में से A3 घटाओगे क्या आ जाएगा? सारवांतर। यानी इनके बीच का अंतर सेम होगा। जैसे यहाँ पे 10 में से 8 घटाओगे, 10 में से यदि 8 घटाओगे तो भी 2 आएगा, 8 में से 6 घटाओगे तो भी 2 आएगा, 6 में से 4 घटाओगे तो भी 2 आएगा, 4 में से 2, मतलब इनके बीच, सब के बीच में क्या है? अंतर समान रहेगा, ठीक है। और वही नीचे लिखा हुआ है कि कैसे करके आप समांतर श्रेणी को आगे ले जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। समांतर श्रेणी, पहला पद ए, आपको याद रखना है, ए और डी से मिलकर ये बनती है। अब आगे हम देखें, इसमें ये आपकी व्यापक परिभाषा लिखी है कि A1 तो A ही रहता है, दूसरा पद A2 में A में D और जुड़ जाता है। भाई D आपका 2 है, 2 में 2 जोड़ दिया, 4 बन गया, है ना। दूसरा पद A3 में A प्लस D, एक सारवांतर और जोड़ोगे। जैसे मैंने कहा, आपकी पहला पद क्या है? 2 है ना।
आप इसमें सार्वंतर जोड़ोगे कितना है, 2 है, और फिर इसमें क्या जोड़ोगे, एक और सार्वंतर जोड़ दोगे, 2 2 4 और 2 6 हो गया। ये एक उदाहरण के माध्यम से, ये कौन सा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया। समझ रहे हो, मतलब सार्वंतर जोड़ते जाओगे उसमें पहले पद में, जैसे दूसरा पद है, ये क्या लिखा है, A4 लिखा है चौथा पद। ये यहाँ पे देखिए चौथा पद A4 है, ए में D जोड़ दिया, एक बार जोड़ा, 2 बार जोड़ा, 3 बार जोड़ा, ठीक है। 3 बार जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, चौथा पद मिलेगा, 2 2 4 2 6 2 8। समझ रहे हो, बहुत सरल चीज है, कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहला आप सूत्र देख लो और इसे ही नोट कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है टी एन। एन मतलब क्या है, एनवा पद है, कोई भी श्रेणी चल रही है ना, उसका 38वां पद मैंने कहा, तो वो 38 एन है, ठीक है। टी एन की जगह क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। एन की जगह क्या आएगा, 38 आएगा। टी एन को समांतर श्रेणी में इसे व्यापक पद भी कहते हैं। ये दो सूत्र हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और दूसरा है यदि आपको अंतिम पद दिया है टी एन बराबर ए प्लस एल। एल मतलब क्या होता है, अंतिम पद होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने सब बता दिया है कि कौन से पद को क्या कहते हैं, इन टर्म को याद रखना। पहले पद को ए से डिनोट करते हैं हम, है ना, समांतर श्रेणी के सार्वंतर को डी से, और इनके अंतिम पद को एल से। एल मतलब लास्ट टर्म, है ना। समांतर श्रेणी के पदों की संख्या को एन से, कितनी, एन मतलब नंबर्स हैं, ठीक है। एनवे पद को टी एन से, और इनके पदों को एस एन से। एस एन मतलब क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स यानी योग, ठीक है। तो शुरू में सिर्फ हम क्या है, इनकी थ्योरी समझ रहे हैं, कैसा क्या होता है सारी चीजें। अब दूसरा सूत्र, इसमें सिर्फ 3 ही सूत्र आपको लगेंगे, है ना, समांतर श्रेणी के। ये है योग का सूत्र, है ना, योगफल। एस एन बराबर एन बाई टू यानी एन बटे दो ए प्लस एल, ठीक है। ए प्लस एल कब लगेगा, जब अंतिम पद दिया होगा तब, अथवा एन बाई टू यानी एन बटे दो बड़े कोष्टक में 2a धन एन माइनस वन इंटू डी। ये दो सूत्र आपको लगने हैं, ये योग के लिए आपको काम में आएंगे दोनों सूत्र, ठीक है। कहाँ ये काम में आएंगे, जब आपको समांतर श्रेणी का योग निकालना हो। और उसके पहले जो सूत्र हैं वो कहाँ काम आएंगे, जब आपको टी एन पद निकालना हो, ठीक है। चले आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे सवाल, उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कैसा क्या ये सूत्र का उपयोग होता है। पहला प्रश्न है आपका, समांतर श्रेणी 3 5 7 9 का 10वां पद क्या होगा। ऐसे आपको निकालने के लिए दे दिया जाए, है ना। अब आप सब सीख चुके हैं इसमें क्या क्या है। 3 क्या है, पहला पद है, तो a बराबर क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। d सार्वंतर कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। दूसरा पद क्या है भाई, 5 है, तो 5 में से 3 घटाओगे कितना आएगा, 2 आएगा। 5 माइनस 3 करके क्या करेंगे, हम सार्वंतर निकाल लेंगे। ये क्या है, ये d है, ठीक है। आगे हम देखें समांतर श्रेणी का nवां पद tn निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे, tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सूत्र लगा दिया। अब 10वां पद निकालना है यानी T10 निकालना है, इसी T की मैं बात कर रहा था। ये क्या है, T10 है, ठीक है, 10वां पद है। इस 10वें पद को कैसे निकालेंगे, सीधा सीधा सूत्र में मान रख के। पहला पद a क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, ये रख दिया 3, ठीक है। उसके बाद में 10 माइनस वन, है ना, 10 माइनस वन। 10 माइनस वन क्योंकि 10वां पद निकालना है, n का मान क्या रखोगे, 10 रखोगे। गुणित 2 क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये सार्वंतर है। 3 ज्यों का त्यों लिखोगे, 10 में से 1 गया, 9 बचा, 9 का 2 में गुणा किया, 9 दूनी 18, तो 3 धन 18 कितना होगा, 21 होगा। यानी समांतर श्रेणी का 10वां पद 21 होगा। ये श्रेणी चलती जाएगी चलती जाएगी, और क्या होगा आपका कि जब 10वां पद आएगा, है ना, 10वां पद आने पर क्या होगा, आपकी समांतर श्रेणी 21 आपका उत्तर होगा। इस समांतर श्रेणी का 10वां पद आप बढ़ते जाइए तो 10वां पद क्या होगा, 21 होगा। यही ये समांतर श्रेणी दिखाना चाह रही है, ठीक है। तो आपको इस तरीके के सवाल आएंगे, समझ रहे हैं। इस तरीके के सवाल में किसकी जरूरत पड़ेगी, इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। nवां पद निकालना है तो इस सूत्र को बस याद कर लो, tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे अब मैं कोई भी समांतर श्रेणी लिख के दे दूं, है ना, कोई भी समांतर श्रेणी लिख के कोई सा भी पद पूछ लें, n की जगह उस पद को रख देना। पहला पद, दूसरे पद में से पहला पद घटा के t निकाल लेना, सूत्र में मान रखना, उत्तर निकाल लेना। अब आपके सिलेबस में दिया है कि इसमें से कोई एक चीज गायब कर दी जाए, है ना।
जैसे वो कह दे कि 10वां पद आपको बता दे, 10वां पद आपको बता दे कि 500 है। चलो एक उदाहरण के माध्यम से ही समझ लेना, दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सवाल ही दे दिया है, समांतर श्रेणी 4 7 10 13 का कौन सा पद 145 होगा। आवाज सभी को क्लियर है ना भाई? आवाज क्लियर है? संस्कार, अनुराग थोड़ा हैंड रेस करके बता देंगे, प्रांजल। ठीक ठीक, चलिए अब आपसे पूछ लिया कि कौन सा पद 145 होगा, तो 145 अथवा, सवाल देखिए दो टाइप से, एक ही सवाल, अथवा 145 पद 4 7 10 13 समांतर श्रेणी का कौन सा पद है। ठीक है, दोनों सवाल सेम ही है, बस तरीका अलग अलग है। अब सबसे पहले पता ये करना है क्या क्या आपके पास पहला पद है? बोलो हाँ है। कौन सा है? 4 है, जहां से श्रेणी शुरू हो रही है। बोलो सार्वंतर है? नहीं है तो निकाल लेंगे, 7 में से 4 घटा देंगे, दूसरे में से घटाएंगे ना, ये है आपका दूसरा, यह है दूसरा 7, और ये पहला, 7 में से 4 घटाए कितना आ गया? 3 आ गया। अब माना श्रेणी का nवा पद 145 होगा। क्या मान लिया हमने? nवा पद है कोई, n हमने माना, जैसे मान लेते हैं ना, आपने 10वीं तक तो मैथ पढ़ी होगी कि मान लो x है, किसी चीज की वैल्यू x है ना, तो उस जैसे x मानते हो वैसे ही इसको मान लिया कि nवा पद है। 145 आपको जो चीज पता है वो आप सबसे पहले लिख देंगे कि हाँ हमें पता है 145, a रखेंगे, n-1 रखेंगे, d रखेंगे, सूत्र लिख लिया। 145 पहला पद 4 रखा, उसके बाद n-1, d आपको पता है 3 रख दिया। उसके बाद क्या लिखोगे? 145 इस तरफ 4 लिख दिया आपने। अब इस 3 का इस पूरे ब्रैकेट में गुणा करोगे, ठीक है, 3 का n में गुणा किया 3n आया, और 3 का 1 में गुणा किया तो 3 आया। इतना तो सबको करना आता ही होगा, मैं बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, वो मैंने पढ़ा दी थी बहुत पहले, ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट सिलेबस से शुरू किया है। इस 3n का इस कोष्टक में गुणा करना तो आता है ना, 3n का गुणा हुआ तो 3 का n में गुणा 3n, और 3 का -1 में गुणा तो -3। अब 145 यहाँ पे है, तो ये 4 जो है, इस 4 में से भाई ये 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 4 में से 3 गया, 1 बचा, और उस 1 ने इस तरफ पक्षांतर किया तो ये माइनस में आ गया, ये इस तरफ प्लस में था, इस तरफ गया माइनस में, तो 145 में से 1 गया तो ये 144 आ गया। किसी को डाउट तो नहीं है 144 कहां से आया? 4 में से 3 गया, 1 बचा, ये एक पक्षांतर होके इस तरफ आया, यहाँ पे ये प्लस में था, यहाँ पे ये माइनस में आया, तो ये 144 आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ यहाँ पे बोलो कि 3n बचा, वो भी प्लस का। अब प्लस का निशान हम नहीं लगाएंगे, लेकिन ये 3n क्या है? ये धनात्मक 3n है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? इस 3 को इस तरफ ले जाएंगे, लिख दो इस तरफ, लेकिन ये बात एक ही है, n बराबर क्या होगा? 144/3। तो n बराबर क्या होगा? 3 को इससे काटेंगे तो ये 48, 3 चौको 12, बचे 2, है ना, 3 8 24, 3 8 24, तो n बराबर कितना? 48। अब मतलब हमें ये समझ आया भाई कि कौन सा पद 145 होगा, तो आप बोलेंगे सर 48वां पद जो है इस श्रेणी का वो क्या होगा? वो 145 होगा। इस तरीके के सवाल जो हैं आपको देखने को मिलेंगे आपकी पीएटी की परीक्षा में। इन 5 यूनिट से बच्चों 25 नंबर के प्रश्न बनने हैं। तो जरा इन सूत्रों को, जब हमारा एक सूत्र से ही इतना काम बन जा रहा है, हम पे पूरी गणित ना बने, मान लो आ गए हमें त्रिकोणमिति के सवाल, हम पे ना बने, लेकिन हम पे इतनी सरल चीज तो बननी ही चाहिए, है ना, सीधा सीधा सूत्र में मान रखा जा रहा है, आपका उत्तर निकल के आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तीसरा सवाल आता है हमारा, समांतर श्रेणी 2 4 6 8 2000 में कुल कितने पद होंगे। ये मैंने आपके पेपर से सवाल निकाला है, 2022 पीएटी में सवाल आया था, 23 में आया था ये सवाल कि 2 4 6 8 2000 में कुल कितने पद होंगे। अब आपसे ये पूछ लिया है कि कितने पद तक जा रहे हैं, मतलब ये श्रेणी चलती जा रही है 2 4 6 8 10 12 14 16 20 ऐसे करके 2000 पहुंच गई ये श्रेणी। आपसे पूछ लिया कि बताओ टोटल कितने पद होंगे इसमें, तो इसे कैसे हल करेंगे भाई। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। सभी को क्लियर तो है ना स्क्रीन? हैंड रेस करते जाइएगा एक बार। ठीक, आपने लिखा पहला पद आपके पास 2 है, सार्वंतर 4 में से 2 घटाया 2 बचा, ये आपको पता है। अब आपने माना श्रेणी में कुल n पद हैं, और nवा पद क्या है भाई? 2000 है। nवा पद यानी इसको लास्ट ही समझ लो, क्योंकि यही तो पूछा है ना 2000 तक में कुल कितने पद होंगे, तो 2000 आखिरी पद है, ये हमें पता है।
तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसी सूत्र में आप मान रखना शुरू करो। tn आपको पता है 2000 है, पहला पद क्या है 2 है, n माइनस 1, इस n को आपने माना है, ये जो n है ना सूत्र में ये माना है आपने, 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। आपको 2 पहला पद पता है, सार्वांतर 2 पता है, इसलिए यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है। 2000 रखा, 2 रखा, अब इस 2 का जैसे हमने गुणा किया था n माइनस 1 पूरे कोष्टक में, ऐसे ही फिर से गुणा कर देंगे, 2n माइनस 2 हो जाएगा ये गुणा करेंगे तो, ठीक है। अब आगे सीधा यहाँ पे 1000 कर दिया, ये ऐसे हुआ 1000 कि यहाँ 2 था, ठीक है, ये माइनस 2 हुआ, 2 में से 2 क्या हुआ, कट गया, ये 2 में से 2 गया ना, ये 2 धन का, ये 2 ऋण का, कट गए दोनों, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 2n बचा। तो यहाँ पे हमारा आगे जो टर्म बनेगी वो क्या होगी, 2000 बराबर 2n, ठीक है। 2000 बराबर 2n बनेगी, तो n बराबर क्या होगा भाई, आप कहेंगे n बराबर होगा 2000 बटे 2। 2 से ये सीधा कटेगा, कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यहाँ पे ये लिख रहा है ना 1000वां पद, 1000वां पद यानी क्या है, ये इस समांतर श्रेणी में टोटल 1000 पद हैं। कितने पद हैं भाई, 1000 पद हैं, यही इसके कहने का मतलब है। तो इस तरीके के सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे। हमने 3 प्रकार के उदाहरणों से 3 प्रकार के सवाल समझे। पहला, सीधा कोई पद निकालने को आ जाए कि 10वां पद क्या होगा, आप सीधा बता देंगे कि ये होगा। आपको यदि पूछ ले कि ये पद दिया है, ये बताओ कौन सा पद है, ये भी आप समझ गए कि कैसे निकालना है, nवां पद आप मान रख देंगे। अगर आपसे पूछ ले टोटल कितने पद हैं, तो भी वही करना है, करना सब में वही है, बस प्रकार बदलता जा रहा है सवाल का। समझ आ रहा है। चलिए, यहाँ समांतर श्रेणी आपको एक और सवाल के माध्यम से देखिए। अब ये योगफल का सवाल है, पहले योगफल के सूत्र देख लेंगे। योगफल के सूत्र मैंने आपको पहले बता दिए थे, और अगर आप लोगों को और डिटेल में इनको पढ़ना है तो यूट्यूब पे 2 वीडियो भी डाल दिए थे मैंने, समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी के योग के ऊपर। एक सवाल के माध्यम से समझ लेते हैं इसको। यहाँ पे दिया है 5, 7, 9, 11, 13, 15, ऐसी एक समांतर श्रेणी चल रही है। इसके 50 पदों का योगफल ज्ञात करना है। कितने, 50 पदों का योगफल। पहला पद आपको पता है 5 है, ठीक है। दूसरा सर्वांतर आपको पता है, 7 में से 5 गया, कितना बचा, 2 बचा, सार्वांतर 2 है। n बराबर क्या, n बराबर पदों की संख्या कितनी है, 50 है, ठीक है। तो सीधा हम सूत्र लगाएंगे, Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये हमारा सूत्र लग गया। आगे हम देखेंगे Sn में मान रखेंगे, Sn बराबर 50 बटे 2, ये यहाँ पे n है भाई ना, जो n है उसी का मान रख रहे हैं हम। n बटे 2 क्या है, n 50 है, तो 50 बटे 2 ब्रैकेट में 2a मतलब 2 और a मतलब ये 5, ठीक है। सीधा सीधा मान रखा, 2 गुणित 5 धन n माइनस 1 यानी पद में से 1 घटाओ, तो 50 ऋण 1, d कितना है भाई, 2 है। मान रखते तो बन जाएगा ना सूत्र में, तो ये बस सूत्र याद कर लो। इस सूत्र को याद कर लिया तो इस सूत्र में ही ये मान रख दिया। Sn बराबर 50 बटे 2, 50 बटे 2 कितना होगा भाई, 2 से काटोगे 50 को, 25 होगा, 25 दूनी 50, आगे 5 दूनी कितना होगा, 10 होगा। 50 में से 1 गया, कितना बचा, 49 बचा, और गुणित में कितना है, ये 2 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल में। Sn बराबर क्या है, ये 25 है, 10 का 10 लिख दिया, और यहाँ पे 49 का 2 में गुणा कर दिया, कितना हो गया, 98 हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, Sn बराबर ये 25 है, और 10 और 98 को जोड़ दिया, कितना आया, 108 आया। अब इस 108 में सीधा सीधा 25 का गुणा कर दिया, तो Sn बराबर कितना आया, 2700 आया, 2700। यानी हमारी समांतर श्रेणी जो है 5, 7, 9, 11, 13, 15, इसके 50 पदों का योगफल कितना होगा भाई, 2700 होगा। मतलब इन सारे पदों को जोड़ दो तुम, 50 पदों को, वो कितने होंगे, 2700 होंगे। तो आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे, सीधा सीधा सूत्र में मान रखना है और कैलकुलेशन करना है। उत्तर वहां कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रदर्शित होंगे, आप देख के तुरंत समझ जाएंगे कि ये इसका समथिंग समथिंग उत्तर है, टिक लगा देंगे, सही उत्तर हो जाएगा, है ना। 25 में से कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा सवाल सही करके आओ, माइनस मार्किंग तो है नहीं, ठीक है, इसलिए एक भी सवाल छोड़ना नहीं है, एकदम धड़ल्ले से उत्तर पर क्लिक करना है, सारे उत्तरों को हल करना है ना। और थ्योरी वाले सवाल चल ही रहे हैं, रिवीजन चल ही रहा है ना, और रिवीजन के पहले पहले नोट्स भी मिल चुके हैं।
तो सारी क्लास के नोट्स अभी समय है उनको खोल के देखो, स्टडी मटेरियल को बार बार, जो फोल्डर बने हैं फसल, पशु, मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सबको, है ना। चलो आगे बढ़े। समांतर श्रेणी में अगला आता है समांतर माध्य। ये मैंने वहां पे नहीं पढ़ाया है, इसको यहाँ पे पढ़ लो अच्छे से। क्या होता है समांतर माध्य? यदि दो संख्याओं a एवं b के बीच ऐसी संख्या z ली जाए जो तीनों संख्याओं समांतर श्रेणी में व्यवस्थित हो जाएं, तो z को हम a और b का समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन मानेंगे। इसे am से प्रदर्शित करते हैं, जैसे उसे AP कहते हैं समांतर श्रेणी को, ऐसे ही समांतर माध्य को अर्थमेटिक मीन कहते हैं। देखिए अगर तीन संख्याएं हैं a z b, है ना, तो समांतर श्रेणी में z संख्या जो है वो a और b का समांतर माध्य होगा। जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3, है ना, मैंने लिखा यहाँ पे 1 2 3, इसका समांतर माध्य मैं पूछ लूं क्या होगा भाई, आप बताएंगे कि 2 होगा। 2 बीच में है ना, यानी बीच वाली संख्या को ही समांतर माध्य कहते हैं। लेकिन ऐसे ही आप बहुत सारी संख्याएं आ जाए तो कैसे उनको कह दोगी समांतर माध्य, तो वो आखिरी चैप्टर में समझ। यहाँ सरल सा सूत्र है समांतर माध्य का, a प्लस बी बटे 2। z क्या होगा आपका, a प्लस बी बटे 2, यानी सूत्र में a और b जब संख्याएं दी हो तो z समांतर माध्य होता है, तो z बराबर क्या होगा, a धन b बटे 2। ये आपका सूत्र है समांतर माध्य का, इसको लिख लेना, याद कर लेना। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि संख्या 6 और 10 के बीच में समांतर माध्य क्या होगा। यहाँ पे संख्याएं दी हैं 6 और 10, ठीक है, तो क्या करोगे आप, 6 और 10 को जोड़ दोगे भाई। जोड़ दिया, 6 और 10 कितना हो गया, 16 हो गया। 16 बटे कितना, 2, काट दिया, कितना आया, 8 आया। ये क्या आ गया, समांतर माध्य आ गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरा हैंड रेस करके बताएंगे समांतर माध्य निकालना समझ में आया कि नहीं आया। तीन संख्याएं दी हैं आपको, वेरी गुड, अनुराग, संस्कार, प्रांजल, लक्ष्य, सभी को आ गया। तो कितनी भी संख्या है वो जैसे आपको दे दे कि ये बताओ 19 और 38 के बीच में समांतर माध्य क्या होगा, आप तुरंत 19 और 38 को जोड़ेंगे, बटे में 2 लिख देंगे, काट देंगे, जो आएगा वही आपका समांतर माध्य होगा। यही यहाँ पे सरल सा सूत्र के माध्यम से समझाया गया है, और ये हो गया हमारा समांतर माध्य। और आगे बढ़ते हैं, आ जाइए हमारी दूसरी यूनिट पे, जो है हमारी गुणोत्तर श्रेणी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये थोड़ी सी कठिन हो सकती है आपके लिए, थोड़ा ज्यादा गुणा भाग करना पड़ता है, क्योंकि इसमें गुणा भाग के माध्यम से ही संख्याएं आगे बढ़ती हैं। अब एक चीज ध्यान देने वाली है, ये है कि समांतर श्रेणी में क्या हो रहा था, संख्याएं जुड़ रही थी आगे को, घट भी सकती हैं उसमें, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जोड़ना घटाना समांतर श्रेणी में, और गुणा भाग गुणोत्तर श्रेणी में। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है परिभाषा में, वह श्रेणी जिसका अगला पद एक निश्चित संख्या के गुणा या भाग करने से प्राप्त होता है, उसे हम गुणोत्तर श्रेणी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे क्या होना है, गुणा और भाग होना है। देखो इस निश्चित संख्या को सर्वानुपात कॉमन रेशियो कहते हैं, जो गुणोत्तर श्रेणी के बीच की परिभाषा, जैसे वहां पे हम सार्वांतर कह रहे थे दो पदों के बीच की संख्या को, ऐसे यहाँ पे दो पदों के बीच की संख्या को क्या कहेंगे, हम सार्वांतर कहेंगे, ठीक है। सर्वानुपात और सार्वांतर दो दो अलग चीजें हैं, वहां पे क्या कह रहे थे हम, सार्वांतर कह रहे थे, यहाँ पे क्या कहेंगे, सार्वानुपात कहेंगे। चलिए आगे उदाहरण क्या, गुणोत्तर श्रेणी के पहले पद को वो तो हर जगह ए से ही प्रदर्शित किया जाएगा, चाहे समांतर श्रेणी हो चाहे गुणोत्तर श्रेणी हो, ठीक है। और इन क्रमागत पदों के बीच के अनुपात को सर्वानुपात कहते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। वहां पे डी था, यहाँ पे आर है, इतना समझ में आया। वहां पे पहला पद ए, यहाँ पे भी पहला पद ए, वहां पे सार्वांतर डी और यहाँ पे सार्वानुपात आर, ठीक है। आगे बढ़े और हम देखें गुणोत्तर श्रेणी का मानक रूप। ये है भाई मानक रूप, इसको देख लो एक बार। पहला आता है आपका ए, दूसरा आता है आपका ए आर, तीसरा आता है आपका ए आर का स्क्वायर, तीसरा आता है ए आर का क्यूब, चौथा आएगा ए आर पे 4 की पावर, ए आर पे 5 की, ए आर पे 6 की घात, इस प्रकार से ये बढ़ता जाएगा। ऊपर दी गई गुणोत्तर श्रेणी में पहला पद ए है और दो क्रमागत संख्याओं के बीच में अनुपात ए आर बटे ए है, ठीक है, इसीलिए आर आया है। और ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें जैसे समांतर श्रेणी में होता था, इस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, सीधा सीधा ये समझिए कि जैसे मान लो पहला पद 2 है, ठीक है, उदाहरण के माध्यम से समझ लो। यहाँ पे एक उदाहरण लिखा है, पहला पद क्या है, 5 है, दूसरा पद क्या है, 10 है। तो अब आपको सार्वांतर निकालना है,
है ना। सार्वनुपात निकालना है। सार्वनुपात कैसे निकालोगे? 10/2 करके निकालोगे। यहाँ पे 10-2 नहीं करोगे, यहाँ पे क्या करोगे? 10/2 करोगे। अनुपात यानी भाग ही होता है, तो 2 एकम 5/2 है ना। यहाँ पे 10 लिखा है, ऊपर 10, ये पहला पद 5, तो कितना आएगा? 2 आएगा। सार्वनुपात क्या हुआ? 2 हुआ। जैसे मान लो लिखा है 20 और 10, है ना, 20 और 10 लिखा है। सार्वनुपात भी बराबर ही होता है, किसी भी पद के बीच में हो। जैसे हम देखें यहाँ पे 5, 10, 20, तो 10 और 20 के बीच में निकाल लो, है ना। तो क्या करेंगे हम? 20/10 करेंगे ना। कितना आएगा भाई? बोलो 2 आएगा। किसी भी पद के बीच में कर लो, 80 और 40 के बीच में कर लो, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं? अब पहले हम 10 में से 5 घटाते थे ये, अब हम 10/5 कर रहे हैं, अब हम भाग कर रहे हैं, सार्वनुपात निकाल रहे हैं। तो यही यहाँ पे लिखा गया है, पहला पद 5 है ना, ये सब लिख के भी बता दिया। पहला पद 5 है, दूसरा पद 10 है, तीसरा पद 20 है। इसी प्रकार अन्य पद भी होते हैं। सार्वनुपात 2 है। क्यों है 2? समझ आ गया होगा, क्योंकि हम पिछले वाले पद को अगले वाले पद से भाग कर रहे हैं, यानी उनके बीच का अनुपात निकाल रहे हैं। ये गुणोत्तर श्रेणी का बेसिक हुआ। आगे बढ़े हम। गुणोत्तर श्रेणी के चिन्ह समझ लो, जैसे मैंने समांतर श्रेणी के बताए थे। गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद ए से प्रदर्शित करते हैं, सार्वनुपात को आर से प्रदर्शित करते हैं, अंतिम पद को एल से प्रदर्शित करते हैं, और इस गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या को एन से, जैसा कि उसमें भी करते थे। गुणोत्तर श्रेणी के nवें पद को हम Tn कहते हैं, टर्म्स ऑफ नंबर, है ना। और गुणोत्तर श्रेणी में n पदों के योग को हम क्या कहेंगे? Sn कहेंगे, सम ऑफ नंबर्स। वही का वही है, सेम, केवल यहाँ पे एक नई चीज क्या आई है? ये आर आया है, सार्वनुपात। सार्वंतर और सार्वनुपात अलग अलग, है ना। चलो आगे देख लेते हैं। गुणोत्तर श्रेणी में अगर पहला पद ए हो, अंतिम पद एल हो, तो सार्वनुपात आर। इस प्रकार से एक सूत्र है, यहाँ पे देख लो ध्यान से, इस सूत्र को लिख लो। Tn बराबर ए आर पे n-1। Tn पे ए आर के ऊपर, ये सिर्फ ए है, ए के बाद आर है, आर के ऊपर n-1 की घात है। ये आपका सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसी से सारे सवाल हल होने हैं, ठीक है। और गुरु, ये पहला सूत्र है। 2 सूत्र मैंने अलग अलग दिए हैं। ये कब सूत्र लगाना है? जब आपको क्या दिया हो? nवा पद निकालना हो, ये सूत्र लगा सकते हो। अगर आपको अंतिम पद दिया हो तो क्या लगाएंगे हम? Tn L, ये आपको Tn निकालना है, तो L/R पे n-1। इस AR की जगह सीधा L लिख दो। ये जो AR लिखा है ना, इसकी जगह L लिख दो, और पीछे ज्यों का त्यों सूत्र R के ऊपर n-1 की घात। इन दोनों सूत्रों को नोट कर लेना, है ना। जैसा उसमें 2 सूत्र थे, सेम टू सेम सूत्र यहाँ पे हैं, केवल यहाँ पे A गुणित R के ऊपर n-1 की घात इतना ऐड हो गया है। चलो एक सवाल एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक गुणोत्तर श्रेणी दी है 9, 3, 1, 1/3, 1/9। इसका 10वां पद पूछा है ना, कि इसका 10वां पद क्या होगा। ठीक है, पहला पद आपको पता है 9, ठीक है। सार्वनुपात आपने निकाला 3/9। 3/9 ही करोगे ना, दूसरे पद को ऊपर लिखोगे और 9 को नीचे लिखोगे, काटोगे तो कितना आएगा? 1/3 आएगा। जब 3/9 करोगे इस प्रकार से, भाग दो, अब भाग तो जाएगा नहीं, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, कितना आया? सार्वनुपात कितना आया? 1/3 आया। कहोगे ठीक है 3 लिख लिया हमने, सार्वनुपात 3 हो गया। आगे बढ़ेंगे। गुणोत्तर श्रेणी में nवा पद कैसे निकालेंगे? Tn बराबर 1 a गुणित r के ऊपर n-1 की घात, जो सवाल में लिखा हुआ है सूत्र में, ठीक है। आगे हम देखेंगे गुणोत्तर श्रेणी का 10वां पद Tn निकालना है, तो Tn बराबर 9 पहला पद गुणित r कितना है? 1/3 है, सार्वनुपात, और इसके ऊपर 10वां पद निकालना है, तो आप क्या लगाएंगे? 10-1, 10 ऋण 1 की घात। ये देखो यहाँ पे सूत्र को जूम करके देख लो, ज्यों का त्यों सूत्र में मान रख दिया। पहला पद 9 था, 9 रखा, गुणित सार्वांतर क्या था? ये देखो यहाँ पे r लिखा है ना, इस r का ही हम मान रख रहे हैं, 1/3। n मतलब 10वां पद निकालना था, 10 गुणित 10-1 कर दिया। ये पूरा वही का वही सूत्र है, बस यहाँ पे क्या हो गया है, थोड़ा सा गुणा और भाग की चीजें आ गई हैं, है ना। जोड़ घटाना से थोड़ा एडवांस लेवल हो गया है। अब हम 10वां पद निकाल रहे हैं, इसीलिए ये T10 लिख दिया है यहाँ पे। ये कुछ नहीं है, इसको ज्यादा अलग से समझने की जरूरत नहीं है। 9 का 9 लिख दिया है, 1/3 लिख दिया है। 10 के ऊपर कितने की घात आएगी? 10 में से 1 गया
9 आएगी, 1/3 के ऊपर 9 की घात, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, आगे बढ़े, आगे हम देखते हैं क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको हल जब करेंगे तो 1 के ऊपर 9 की घात है तो वो तो इतना ही रहेगा, लेकिन जब 3 को आप 9 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 19,683 ये यहाँ पे आ जाएगा। 19,683 जब आ जाएगा, उसके और नीचे जाएंगे तो इसमें क्या हुआ, 9 का सीधा यहाँ पे इसे 9 से काट दिया, ये 9 जो है यहाँ के ऊपर के, इन 9 से इस 19,683 को काटा तो बचा 2187। TN बराबर कितना आ गया, 1/2187 आया। ठीक है, ये यहाँ पे एक सवाल के माध्यम से समझाया कि सूत्र में कैसे मान रखना है। ठीक है, और अगर इस प्रकार के भी उत्तर आए तो वहां पे ऐसे उत्तर आते हैं, अधिकांश उत्तर ऐसे ही आते हैं गुणोत्तर श्रेणी में। फिक्स मान नहीं आ जाएगा कि आपका उत्तर 5 या 10 ही आएगा, है ना। 5 या 10 ये अच्छे लगते हैं कि उत्तर आ गया, फिक्स उत्तर आ गया, ऐसा आवश्यक नहीं है कि फिक्स उत्तर आए। यहाँ पे क्या उत्तर आया, 1/2187 ये उत्तर आया आपका, तो ये उत्तर भी सही है ना। प्रकार के उत्तर अधिकांशतः हमें गुणोत्तर श्रेणी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ के सूत्र आपको समझ आए होंगे। एक दूसरा सवाल लिख लीजिए दूसरे प्रकार का। गुणोत्तर श्रेणी है एक 20, 40, 80, 160, 320, ऐसे मतलब चलती जा रही है। इस समय 13वां पद क्या होगा। ठीक है, आपसे पूछा है कि इसमें 13वां पद क्या होगा। पहला पद क्या है हमारा, 20 है। सार्वनुपात कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में भाग देंगे पहले पद का, 40/20 कर दिया, कितना आया भाई, 2 आ गया। ठीक है, 40/20 किया, 2 या क्या आ गया, आर आ गया, सार्वनुपात आ गया, आर आ गया आपका। आगे देखें गुणोत्तर श्रेणी में nवा पद, TN बराबर A गुणित R के ऊपर n-1 की घात। ये जो सूत्र है ना, एक ही सूत्र बार बार यहाँ पे उपयोग हो रहा है, इसी को याद रखना है। ठीक है, यही सब जगह लगना है। आगे आप देखेंगे कि गुणोत्तर श्रेणी में 13वां पद निकालना है तो T13 का मान क्या करेंगे, 20, एक ही जगह मान रखा 20, है ना, गुणित 2 किया, यहाँ पे R क्योंकि 2 है इसलिए यहाँ पे R को 2 के माध्यम से लिखा है, ये यहाँ पे मान रखा है। 13-1, 13वां ही पद तो निकालना है, तो n-1 क्या है, 13-1 है। ठीक है, T13 में मान रखेंगे, ये हो गया 20। ठीक है, गुणित 2 के ऊपर 13 में से 1 गया, कितना बचा, 12। ठीक है, और ये 12 किसके ऊपर है, ये 2 के ऊपर है, तो 2 के ऊपर 12 की घात जब आप करेंगे गुणा तो कितना आएगा, 212 आएगा। तो आगे आप देखेंगे 20 गुणित 212, तो 20 गुणित इन 212 को आप जब 2 के ऊपर 12 की घात को हल करेंगे तो कितना, 4096 आएगा। यहाँ पे एक साथ लिख दिया है, 212 नहीं है भाई, है ना, इसको आप एडिट कर लेना अपने मन से। ये कितना है, 2 के ऊपर 12 की घात है, ऐसा लिखते हैं ना, 2 के ऊपर 12 की घात, ये फॉन्ट के कारण मिस्टेक हो गया है, तो 2 के ऊपर 12 की घात लिखा है ये यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया 4096, तो 20 गुणे 4096 करेंगे तो कितना आएगा, 13वें पद का मान 8192। आपका क्या होगा उत्तर, 8192 बिल्कुल सही उत्तर होगा। गुणोत्तर श्रेणी का 13वां पद 8192 होगा। 13वां पद जब आप निकालेंगे इस गुणोत्तर श्रेणी का तो ये आपका उत्तर आएगा। समझ आया कि नहीं आया, सीधा सीधा सूत्र में मान रखना है भाई। अगर समझ आया हैंड रेस करिए, अगर नहीं समझ आया तो कमेंट में लिख के बताइए। गुणोत्तर श्रेणी कठिन लग रही है क्या, संस्कार को तो आया समझ में। लक्ष्य को भी आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़े। आगे हम देखते हैं गुणोत्तर माध्य कैसे निकालेंगे भाई। गुणोत्तर माध्य, एक मिनट रुकिए। स्क्रीन क्लियर है ना सभी को। गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए 3 संख्याएं दी हैं, a x b, इसमें गुणोत्तर माध्य जो होगा वो x होगा। a और b गुणोत्तर माध्य
जब संख्याएं दी रहती हैं तो जैसे वहां पे आपके लिए समांतर माध्य था, वैसे ही यहाँ पे आपको गुणोत्तर माध्य देखने को मिलेगा। नीचे वही सब लिखा है कि अगर दो संख्याएं हैं उनके बीच में एक संख्या x ली जाए तो तीनों संख्याओं के बीच की संख्या को ही गुणोत्तर माध्य कहते हैं, इसे जीएम कहते हैं। ठीक है, जीएम मतलब गुड मॉर्निंग नहीं, जीएम मतलब गुणोत्तर माध्य। चलिए अब समझते हैं गुणोत्तर माध्य का सूत्र क्या होता है। x बराबर a और b के ऊपर स्क्वायर, ठीक है, करनी ए बी, या फिर x का वर्ग बराबर ए बी लिख लीजिए, करनी हटा दीजिए ए बी लिख लीजिए। जैसे मैंने आपसे कहा संख्या 16 और 64 के बीच में आपको गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है। तो अगर हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो समांतर माध्य में हम क्या कर रहे थे, 16 और 64 को जोड़ रहे थे और बटे में 2 कर रहे थे, तो हमें क्या होगा, समांतर माध्य प्राप्त हो गया। लेकिन गुणोत्तर माध्य कैसे प्राप्त होगा, 16 और 64 के बीच में गुणोत्तर माध्य यदि हमें प्राप्त करना है तो 16 गुणित 64 को हम क्या करेंगे, अंडर रूट, है ना, हम करनी के अंदर लिख देंगे। अंडर रूट क्या करेंगे हम, 16 बाई 64, 16 गुणित 64, ठीक है। गुणा करोगे कितना आएगा, 16 गुणित 64 1024 आएगा। 1024 आपको पता होना चाहिए कि कितने का वर्ग होता है। मैंने वर्ग और क्यूब याद करने के लिए कहा था कि भैया वर्ग याद कर लेना, क्यूब जब मैं बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था, क्लास हमारी शुरू हुई थी तब, है ना। तो गुणोत्तर माध्य 1024 कितने का वर्ग होगा, 32 का वर्ग होगा। 32 का स्क्वायर होगा कितना, 1024। तो यही हमारा उत्तर आएगा, गुणोत्तर माध्य कितना हो गया, 32 हो गया। समझ आया। क्या करना है, करनी के अंदर लिख देना है। मैंने कहा कि 2 और 8 के बीच में गुणोत्तर माध्य क्या होगा, ये सवाल आपके लिए है, जरा हल करके बताइए। 2 और 8 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, 2 और 8 के बीच, जल्दी से हल करके जरा कमेंट में उत्तर बताएंगे। थोड़ा जल्दी करेंगे हल, क्योंकि हमें क्लास में अभी हमारा ये दूसरा चैप्टर चल रहा है, 3 अध्याय और पढ़ने हैं ना। चलो एक ही कमेंट आया है बस, और लोगों को समझ नहीं आया क्या गुणोत्तर माध्य। क्या करना है, 2 और 8 का मैंने निकालने के लिए कहा था, सरल सा है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है, संस्कार ने दिया है। 2 और 8 को अंडर रूट कर देना है। 8 दूनी कितना होगा भाई, 16 होगा, 16 होगा ना। 16 कितने का वर्ग होता है, अंडर रूट लगा है यानी वर्ग कितने का होता है, 4 का वर्ग होता है ना। तो ये वर्ग अंडर रूट से कट जाएगा, यानी क्या होगा, 4 ही तो सही उत्तर होगा, है ना। कितना होगा, 2 और 8 का गुणोत्तर माध्य 4 होगा। समझ आया अब आया समझ में क्या करना है। अगर स्क्वायर पता नहीं होंगे तो सही उत्तर नहीं निकाल पाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और हल करेंगे, ठीक है, सवालों को क्लास के बाद। तीसरे चैप्टर पे आ जाएंगे। तीसरा चैप्टर है हमारा लघु गणक। ये आपने शायद नहीं पढ़ा होगा। समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी तो हो सकता है आपने 10वीं क्लास तक पढ़ ली हो मैथ में, लघु गणक नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं, बिल्कुल सरल है, ज्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आराम से समझ जाओगे क्या होता है। लघु गुणक क्या है, परिभाषा समझो, किसी धनात्मक संख्या का लघु गुणक जिसका आधार इकाई को छोड़कर, ठीक है, कोई दूसरी धनात्मक संख्या हो, उस घात या घातांक को ही लघु गुणक कहते हैं, जिसे यदि आधार पे रखा जाए तो उसका अभीष्ट मान संख्या के बराबर प्राप्त हो जाए। अब ये सब क्या रामायण महाभारत लिख के बता रहा है भाई, कुछ नहीं कह रहा है, वो ये कह रहा है कि 10, जैसे मान लो आधार है, कितना है 10, है ना, तो ये 1 करोड़ का आधार है। लघु गुणक 7 यदि होगा तो 10 के ऊपर 7 की घात लगाने पे उसका मान कितना हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। 10 के ऊपर अगर 7 की घात लगा दोगे
10 के ऊपर 7 की घात लगा दोगे तो कितने का मान लिखा है वो ये बताओ, एकदम सरल बात है। यहां पे मैंने लिख दिया, मान लो 10 के ऊपर 7 की घात, है ना। तो इसका मतलब क्या है, 10 का 7 बार गुणा करना, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 ऐसे 7 बार। समझ आया। तो इसका आपसे पूछा जाए लघुगणक क्या है, तो ये 7 जो है ना भाई, 7 यही इसका लघुगणक है। यहां पे जैसे मैं आपसे लिख के पूछूं कि 10 के ऊपर 7 की घात बराबर, यहाँ पे लिखा है 1 करोड़, कितना लिखा है 1 करोड़, ऐसे अंक लिखे हो मान लो। इसमें पूछे कि लघुगणक 10 का लघुगणक क्या है, तो ये 7 है। यानी जो हमारा घातांक होता है ना, यहाँ पे लिखा है घात या घातांक, है ना, उस आधार पे रखने पे उसका मान निकल आए, वही लघुगणक होता है। इसके कुछ सूत्र होते हैं भाई, जो सूत्र आपको दिख रहे हैं यही सूत्र केवल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनमें ही मान रख के आप इसको निकाल पाएंगे। अभी मैं उदाहरण के माध्यम से भी समझाऊंगा कैसे ये काम करता है, ठीक है। कौन लेफ्ट हुआ है अभी क्लास से, अनुराग, ठीक। लघुगणक के सूत्र हैं log a के ऊपर m गुणित n की घात, और log, ये जो एक सूत्र आपका लिखा है ना, आपने बहुत पहले क्लास 10th में, या जिन्होंने बाद में भी गणित अगर पढ़ी होगी अच्छे से, उनको पता होगा गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। ऐसा सुना है, कभी पढ़ा है? अगर सुना या पढ़ा हो तो जरा हैंड रेस करके बताइएगा। हाँ, लक्षण है, कहीं ना कहीं पढ़ा या सुना होगा, ठीक है। संस्कार आप सभी ने 10वीं तक ही आराम से, बहुत सरल चीज है। यहाँ पे लिखा है log a के ऊपर m गुणित n की घात है। पहला सूत्र मैं आपको समझा रहा हूं, बराबर क्या होगा, ये गुणा है तो गुणा में log a के ऊपर m की घात धन log a के ऊपर n की घात। ये जो a लिखा है ना, a, यही आपके ऊपर घात है, इसी के ऊपर घात लग रही है, यही लघुगणक है। समझ रहे हो। जैसे यहाँ पे लिखा है log m बटे n, ये m गुणित n था यहाँ पे पहले सूत्र में, दूसरे में लिखा है log m भागित n। तो इसमें क्या हो गया, log a के ऊपर m की घात और log a के ऊपर n की घात। ये यहाँ पे सूत्र जो है वही सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरा ये चैप्टर सूत्र के ऊपर ही डिपेंड करता है कि क्या आपको समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अगर ये समझ गए तो सवाल भी बन जाएंगे आराम से। तीसरा सूत्र है log a के ऊपर m के ऊपर n की घात। a के ऊपर क्या है, m की और n की घात लगी है, तो ये n अलग हो जाता है, बाहर आ जाता है, और log a के ऊपर m की घात बचती है। अगला सूत्र लिखा है log a के ऊपर a की घात, तो क्या होता है 1 बटे log a के ऊपर b की घात आ जाती है। और ये बाकी सूत्र लिखे हैं log a के ऊपर a की घात, तो ये क्या होता है, ये सब सूत्र आप पढ़ लेने हैं, देख लेने हैं। आपको सिर्फ 2 ही सूत्र काम के हैं ऊपर के, log a के ऊपर m गुणित n की घात और log a के ऊपर m बटे n की घात। केवल 2 सूत्र काम के हैं, इनसे ही सारे सवाल बनते हैं। देखो सवाल कैसे आते हैं, आपके पेपर से ही सवाल आया है, log 25 के ऊपर 125 की घात माइनस log 8 के ऊपर 4 की घात का मान क्या होगा। इसे हम हल करेंगे, ठीक है। इस तरीके के log यानी लघुगणक सवाल बनते हैं। तो आपने सबसे पहले देखा यहाँ पे log 25 के ऊपर 125 की घात, log 8 के ऊपर 4 की घात, आपने ये लिख दिया, ठीक है। log 125 बटे log 25 ये कैसे हुआ, ये जो आपको दिख रहा है ये कैसे हुआ, इस log का इन दोनों में गुणा कर दिया। सबसे पहले इस 125 को लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, ये जो 125 था इसे लिख लिया, और log ये 25 जो कहते हो लिख लिया। इस log 4 को यहाँ ले आए, बटे में क्या कर दिया, log 8 कर दिया, ठीक है। जो ऊपर था उसको log से गुणा करके, उसके बटे में जो आगे संख्या थी उसको भी log से गुणा करके लिख दिया। समझ आ रहा है क्या। यहाँ पे लिखा है log 25 के ऊपर 125 की घात, यहाँ पे आपने लिख दिया log 125 बटे log 25, बीच में माइनस था माइनस लगा दिया, log के ऊपर 8 के ऊपर 4 की घात था तो log 4 कर दिया बटे log 8 कर दिया। अब आगे आप देखेंगे यहाँ पे जरूरत पड़ती है किसकी, यहाँ पे आवश्यकता रहती है हमें वर्ग और घन की, है ना। जैसे log 5 के ऊपर 3 की घात क्यों लिखा, क्योंकि 125 कितने का घन होता है, 5 का घन होता है, और 25 कितने का वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है। तो log 5 का घन बटे log 5 का वर्ग, यहाँ पे log 2 का वर्ग और यहाँ पे log 2 का घन, ये आपने लिख दिया।
अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सब जगह जब लॉग 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 चारों में लिखा है तो सारे लॉग एक दूसरे से कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, आपने इन्हें घातांक के रूप में बना दिया है। यहाँ पे क्या बचेगा, 5 का घन बचेगा बटे 5 का वर्ग बचेगा, माइनस 2 का वर्ग बचेगा बटे 2 का घन बचेगा। सारे लॉग घटा देंगे जब इस वाली टर्म से, तो हमें ये मान प्राप्त होगा। आगे देखेंगे हम, यहाँ पे 3/2 है ना, ये जो 5 है, इस 5 से ये 5 घट गया, इस 2 से ये 2 घट गया, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बचा, 3/2 बचा ना, ये वाले 3/2, और यहाँ पे क्या बचा, 2/3 बचा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आगे हम जब देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे 3/2 बचा है, ये वाला 3 बचा, ये वाला 2 बचा, तो ये लिख दिया 3/2। ये वाला 2 बचा, ये वाला 3 बचा, तो यहाँ पे लिख दिया 2/3। अब आपको जो भिन्न है उन्हें घटाना आना चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने पढ़ाया था कैसे भिन्न को घटाते हैं, है ना। घटाइए, 2/3 और 3/2 में से 2/3 को क्या लेंगे आप, लघुत्तम समापवर्तक लेंगे 6, 6 का भाग देंगे 2 में, 2 तिया 6, और 3 का 3 आया भागफल, 3 का इस 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा, बीच में माइनस लगा दो, 3 का 6 में भाग दो 2 बार जाएगा, और 2 दूनी 4, तो 9 - 4/6, 9 में से 4 गया, कितना बचा भाई, 5 बचा बटे 6, ये आपका क्या आएगा, ये आपका उत्तर आ गया 5/6। समझ आया क्या क्या हुआ यहाँ पे, लॉग को सबसे पहले खोल देना है, खोल के लॉग में क्या करना है, वर्ग घातांक के रूप में उसे लिख लेना है। जैसे ही वो घात के रूप में लिख जाए, उन घातों को आपस में क्या कर देना है, गुणा भाग करके हल कर देना है, सरलीकरण कर देना है उनका। आवाज आ रही है मेरी क्लियर, लक्ष्य? आवाज कट रही है क्या बार बार क्लास से आप लोग? संस्कार, आवाज क्लियर है क्या? यदि आवाज क्लियर हो तो हैंड रेस करके बताएंगे तो मैं आगे पढ़ाना स्टार्ट करूं। ठीक, एक दूसरा सवाल देखिए यहाँ पे, ये भी लॉग का ही सवाल है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखा है log 10 के ऊपर 125 प्लस log 10 के ऊपर 8 बराबर x, तो x बराबर क्या होगा, यानी सीधा पूछा है इसको हल करके बताओ क्या होगा, है ना। इस पूरे समीकरण को हल करके पूछा है क्या होगा, तो सीधा सीधा पहले क्या करेंगे, हम इस पूरे लॉग को, यहाँ पे अगर समान लॉग लिखा है, ये भी log 10 है, ये भी log 10 है, दोनों में है, तो सीधा सीधा उस log 10 को हम एक करके लिख लेंगे, इसे कॉमन फैक्टर 10 हमने ले लिया। इस log 10 को लेने के बाद क्या करोगे, इसका 125, इसका 108 बचेगा, तो ये 125 और 108 को यहाँ पे देखो, एक log 10 के ऊपर 125 और log 10 के ऊपर 8 ये लिखा है यहाँ पे, तो log 10 के ऊपर 125 गुणित 8 होगा, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये धन हो रहा है यानी आपस में इनका गुणा हुआ होगा, तो log 10 के ऊपर 125 से गुणा करोगे 1000 आएगा, 1000 को फिर घातांक के रूप में बदल दोगे यहाँ पे, तो 10 का वर्ग होगा, और फिर इस 10 के वर्ग को 10 से 10 काट देंगे, ये वाले 10 और ये वाले 10, तो log के ऊपर 2 बचेगा, यानी 2 आपका सही उत्तर होगा, log बराबर 2, है ना। लघु गणक सीखने में, समझने में थोड़ा ये हार्ड चैप्टर है, समय लगता है, लगभग 15 दिन इसे लगते हैं अच्छे से समझने में, है ना, और इतना समय हमारे पास अभी शेष है नहीं, तो हमें क्या करना है, इसके सूत्र समझने हैं, है ना। सूत्र से इसके मान तो हम नहीं रख पाएंगे, लेकिन वहां पे लगभग में उत्तर हम लाने में सफल रहेंगे, कि यार इसका देखो ये वर्ग होगा तो ये ऐसे करके, जैसे यहाँ पे समझ आ ही रहा है, वहां पे तो ऑब्जेक्ट भी दिए रहेंगे कि log 125 1000 कहीं से रिलेशन करके 2 ले आए, है ना, तो इनके बीच में क्या करना है, रिलेशन बिल्ड करना है। जैसे यहाँ पे मैंने ये सवाल समझाया, इस तरीके के सवाल ज्यादा आते हैं, इस तरीके के सवाल ज्यादा आते हैं, इस तरीके के सवाल थोड़े कम आते हैं। ठीक है, तो ये लॉग से संबंधित चीजें थी, और हम अब अपने अगले चैप्टर की ओर चलेंगे, त्रिकोणमिति भाई, है ना। त्रिकोणमिति को समझेंगे क्या होता है, पढ़ी होगी आपने क्लास 10वीं तक, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं इसे,
और ये 11वीं 12वीं में भी थी आपको शायद एग्रीकल्चर में, थी क्या भाई? पीसीएमबी में त्रिकोणमिति थी। ठीक है, कहाँ काम आती है त्रिकोणमिति? समकोण त्रिभुज में लगती है त्रिकोणमिति। जिस कोण का एक अंश, एक माप कितनी हो, 90 अंश हो, वहां पे त्रिकोणमिति लगती है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, ये समकोण त्रिभुज है, 90 अंश है इसके एक कोण की माप। इस प्रकार के त्रिभुज को क्या कहते हैं भाई? समकोण त्रिभुज कहते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए जो सूत्र होते हैं वो क्या होता है यहाँ पे? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ही इस सूत्र में आपको, इस चैप्टर में आपको काम आनी है, उसी को आपको पढ़ना है। त्रिकोणमिति में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले देख लेते हैं, एक ट्रिक है जिससे आपको मान याद रखने हैं, साइन कॉस टेन और कॉट सेक और कॉसेक, है ना? क्या ट्रिक है वो? इस ट्रिक का नाम है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, है ना? LAL बटे KKA, इसीलिए इसे क्या कहे हैं? लाल बटे कक्का। LAL बटे KKA। L मतलब क्या है भाई? L मतलब है लंब, है ना? L मतलब क्या है? लंब है। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है? ये साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और इसका जस्ट उल्टा क्या होता है? ये देखो यहाँ पे मैंने इस चित्र के माध्यम से देखो, ये कॉसेक थीटा जो है ना, ये किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का उल्टा होता है। ये कॉस थीटा किसका उल्टा होता है? ये सेक थीटा का उल्टा होता है। और टेन थीटा किसका उल्टा होता है? कॉट थीटा का। ये देखो इस प्रकार से ये जोड़ी बनेगी। समझ रहे हो जोड़ी? ये इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है, और ये इसका उल्टा होता है। अब आया क्या समझ में? चलो और क्लियर करके इसको समझा देता हूं। हम सबसे पहले देख रहे हैं साइन थीटा लाल बटे कक्का में, तो एल बटे लंब बटे कर्ण होगा, और कॉसेक थीटा इसका उल्टा होता है, तो जस्ट कर्ण बटे लंब इसका उल्टा हो जाएगा। आगे देखो, जैसे कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। इसको ही आगे बढ़ाओ, लाल बटे कक्का को एल बटे ए था, अब ये ए बटे के है, मतलब आधार बटे कर्ण है कि नहीं है? तो आधार बटे कर्ण किसका मान हुआ? कॉस थीटा का। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है, तो सेक क्या होगा भाई? कर्ण बटे आधार होगा। अब आ जाओ टेन थीटा पे, तो लाल बटे कक्का में आखिरी क्या बचा? लंब बटे आधार, तो टेन थीटा का मान क्या होगा? लंब बटे आधार। और इसका क्या उल्टा होता है? इसका उल्टा कॉट होता है, तो कॉट क्या होगा? आधार बटे लंब होगा। इसको ही तो उल्टा करके लिख दे रहे हैं, ये जो चीजें हैं इनको ही तो उल्टा करके लिख रहे हैं। ठीक है, तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, और इनके मान क्या होंगे? लंब कर्ण आधार, एल बटे के मतलब लंब बटे कर्ण साइन थीटा, और इसका उल्टा कर्ण बटे लंब कॉसेक थीटा। आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, कर्ण बटे आधार सेक थीटा। लंब बटे आधार टेन थीटा, और आधार बटे लंब कॉट थीटा। ठीक है, ये आपके क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिन्हें आपको याद रखना है। समझ आया कि नहीं आया भाई? समझ आ गया हो जरा तो हैंड रेस करके बताइए। वाह, अरे वाह, पहली बार में त्रिकोणमिति समझ आ गई। तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा इनके मान, अब आपसे पूछा क्या जाएगा? कैसे भी करके सरल करके मान लीजिए त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ लिया, है ना? त्रिकोणमितीय अनुपात मानो पूछ लिया कि सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो आप तुरंत LAL बटे KKA लिख के, और सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस थीटा का, है ना? तो आधार बटे कर्ण का उल्टा क्या है? कर्ण बटे आधार। आप बता देंगे कि सेक थीटा का मान होता है कर्ण बटे आधार। समझ रहे हैं किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं? चलिए, त्रिकोणमितीय सूत्र में आनुपातिक संबंध होते हैं। आनुपातिक संबंध यानी भाई इनके आपस में कुछ रिलेशन होते हैं कि किसमें से क्या घटाएंगे तो क्या बनता है। यहाँ पे वैल्यू देखिए, कॉसेक थीटा बराबर होती है 1 बटे साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉसेक थीटा। अब जब आपस में रिलेशन है तो इनके आनुपातिक संबंध भी होंगे। कॉसेक थीटा 1 बटे साइन थीटा के बराबर होता है,
और साइन थीटा 1/cosec थीटा के बराबर होता है। बिल्कुल सरल सी बात है, ये तो आपको याद करनी होगी, इसको समझाने का कोई तरीका नहीं है, है ना। और अगर मैं डीप में समझाऊंगा, गणित में क्या समझाएंगे, कुछ चीजें याद करने वाली भी होती हैं, सूत्र तो याद करने ही पड़ेंगे, है ना। अब आपसे मैं कहूं कि वृत्त जो होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, 2 पाई आर या पाई आर स्क्वायर। ऐसे मैंने आपसे कहा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आपने कहा भुजा का वर्ग। तो इसको समझाने के लिए तरीका है, लेकिन त्रिकोणमिति को समझाने के लिए बहुत डीप में तरीका है, इसलिए आपको इन्हें याद ही करना होगा। दूसरा सूत्र जैसे यहाँ पे लिखा है कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। जो हमने अनुपातिक संबंध वहां समझे थे ना, LA/L/K करके, ये किसका इंडिकेट करता है, ये साइन थीटा को इंडिकेट करता है ना, ये साइन थीटा तो ये कॉसेक थीटा। तो ये जो है ये संबंध इससे है, ठीक है। और दूसरा वाला आधार बटे कर्ण जो है, इसका संबंध क्या है, ये दूसरे वाले सूत्र से है, समझ रहे हैं। तो यही जो है त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध होता है। चलिए आगे हम समझ लें। कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, इसको भी लिख लेना, याद कर लेना। साइन थीटा, बीच में ये बिंदु लगा है ना, ये बिंदु नहीं है, एक गुणा है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। मतलब अगर इनका आपस में गुणा करेंगे, साइन थीटा का और कॉसेक थीटा का, तो 1 आएगा आपका उत्तर। और अगर कॉस थीटा और सेक थीटा का गुणा करेंगे तो भी 1 आएगा। टेन थीटा गुणित कॉट थीटा अगर गुणा करेंगे तो 1 आएगा। यानी इन आनुपातिक संबंधों का यदि आपस में गुणा किया जाएगा तो हमारा उत्तर 1 आएगा। आगे क्या लिखा है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, यह आनुपातिक संबंध है। टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा, है ना। थीटा मतलब क्या होता है, ये कोण है, ये कोण अंश, 30 अंश, है ना, 30 डिग्री। इसे ही थीटा एक मान दिया गया, जैसे अल्फा बीटा गामा होता है ना, ऐसे ही थीटा मतलब कोण। यहाँ पे कुछ और वैल्यूज दी गई हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। अगर आपको कभी दिखे ऐसा लिखा कि साइन का वर्ग, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, जोड़ेंगे तो 1 आएगा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये अनुपातिक संबंध है। इनका पक्षांतर करके और भी सूत्र बनाए जा सकते हैं, वो मैं आपको बना के नहीं दिखाऊंगा, है ना, वरना वो ज्यादा डीप में हो जाएगा। आगे कुछ और मान दिए हैं यहाँ पे 90 डिग्री के, इनको एक बार पढ़ लेना आप, है ना, कि साइन 90 डिग्री थीटा माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। ये सारे सूत्र आपको पढ़ लेने हैं अभी, है ना, पीडीएफ जैसे ही मिलेगी तो इनको एक बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है। चलो, ये तालिका याद करना है भाई, यहाँ से सवाल आपके लिए हल करने में बहुत ही फायदेमंद होंगे। यहाँ पे 2 चीजें आपको याद रखनी है, यहाँ पे लिखे हैं मान, साइन 0 डिग्री पे कितना होगा, 30 अंश पे कितना, 45 पे कितना, 60 पे कितना और 90 पे कितना, है ना। इसके बहुत सारे सूत्र होते हैं इस तालिका को बनाने के। एक लाइन याद कर लो, पूरी तालिका बन जाएगी। सिर्फ एक लाइन याद करना है, पूरी तालिका बन जाएगी बिल्कुल। कैसे बनेगी, जैसे 0, 1/2, करनी 2/2, करनी 3/2 और 1। ये लाइन आपने याद कर ली कि साइन यहाँ पे लिखा और 0, 1/2, करनी 2/2, करनी 3/2 और 1। इसके नीचे कॉस, जो कॉस वाली लाइन है, कॉस थीटा की लाइन है, वो जस्ट इसकी उल्टी है। देखो यहाँ पे 1 लिखा है तो यहाँ पे 1 लिख दिया। यहाँ पे करनी 3/2 लिखा है तो यहाँ पे करनी 3/2 लिख दिया। यहाँ पे करनी 2/2 लिखा है, यहाँ पे करनी 2/2 लिख दिया। यहाँ पे 1/2 लिखा है, ये 1/2 लिख दिया। और यहाँ पे 0 लिखा है, ये 0 लिख दिया। यानी जो पहली लाइन थी हमारी, जस्ट दूसरी लाइन उसकी अपोजिट है, ये आपस में कनेक्शन रखती हैं। पहली लाइन याद हुई, दूसरी लाइन आपने जो की तो लिख दी। इस तालिका को बना लेना। बोलोगे ये काम कैसे करती है, ये काम ऐसे करती है, आपसे पूछा कि tan 45 का मान कितना होगा, जैसे आपसे पूछ लिया tan 45 का मान कितना होगा भाई, आपको अगर ये तालिका पता है तो आप देखेंगे कि ये है tan और इसमें है ये 45 डिग्री, तो tan 45 की वैल्यू कितनी है, 1 है। इस प्रकार से ये काम करता है। tan 45 का मान आपको निकालने के लिए कहेगा तो आप बता सकते हैं कि 1 है, जब आपको ये तालिका याद होगी। तीसरी लाइन जैसे मान लो tan थीटा की लाइन बनानी है ना,
टेन थीटा की लाइन बनाने के लिए क्या करेंगे आप, ये नीचे वाली जो लाइन है ना, इसका ऊपर वाली लाइन में भाग कर देंगे। 1 का भाग 0 में किया, कितना आएगा, 0 आएगा। करनी 3/2 का भाग 1/2 में करोगे, कितना आएगा, 1/3 आएगा। करनी 2 का भाग करनी 2/2 में करोगे, कितना आएगा, 1 आएगा। 1/2 का भाग करनी 3/2 में करोगे, कितना आएगा, करनी 3 आएगा। और 0 का भाग अगर किसी भी संख्या में करोगे तो क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा, यानी इसको मापा नहीं जा सकता, इन्फिनिटी आएगा ये तो, है ना। तो ये लिख दिया। अब जो यहाँ पे लिखा है आगे देखोगे कि उसकी ही जस्ट अपोजिट लाइन कहाँ पे देखने को मिल रही है, ये देखो सबसे नीचे। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है ना। तो यहाँ पे अनडिफाइंड, यहाँ पे अनडिफाइंड, यहाँ पे करनी 3, यहाँ पे करनी 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। सेम टू सेम लाइनें हुई कि नहीं हुई। इस तालिका को याद करने के लिए जब यूट्यूब पे डालोगे तो बहुत सारी ट्रिक मिल जाएंगी, है ना। तो मैं तो आपसे कह रहा हूँ सिर्फ एक लाइन याद करो, उस एक लाइन से सारी आपकी ये पूरी तालिका बन जानी है, ठीक है। आगे क्या करोगे, इस लाइन को इस लाइन में भाग कर दोगे तो ये वाली लाइन बन जाएगी। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, मान निकालने के लिए आते हैं, इसलिए इसको याद करना है। आपसे अगर पूछ ले कि सेक 30 का मान कितना होता है, तो आपको पता होगा कि सेक 30 में कितना आएगा, 2/3 आएगा। जब ये तालिका जब आपको याद होगी तभी तुम पता कर पाओगे ना। आपसे पूछ लेगा कि cos 90 का मान कितना होता है, सीधा सीधा सवाल में ऐसे लिख के दे दिया, cos 90 का मान, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको पता होगा cos 90 की वैल्यू 0 होती है। कब पता होगा, जब इस टेबल को आप देखेंगे, जिसको याद कर लेंगे तब पता होगा, ठीक है। तो इसको एक बार बना लेना, याद कर लेना, इसकी ट्रिक देख लेना, ठीक है। आ जाओ अंतिम चैप्टर की ओर। आज तो बहुत बोर हो गए होगे क्योंकि गणित है, और गणित समझाई जाती है इस तरीके से तो नहीं पढ़ाई होती है, लेकिन रिवीजन हमें इस तरीके से करना पड़ रहा है, मजबूरी है हमारी, ठीक है। लेकिन आप इसको क्या करेंगे, और अच्छे से रिवाइज जब कर लेंगे, अभी मैं हर एक चैप्टर की टेस्ट सीरीज आपको भेज दे रहा हूँ, ठीक है, मैथ की। तो वहां पे जो सवाल है वो आप हल करेंगे, है ना। जो सवाल ना बने उसको जैसे ही चैट बॉक्स में डालेंगे या ग्रुप पे डालेंगे तो उसका मैं सॉल्यूशन करके आपको दे दूंगा, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेंगे। सांख्यिकी क्या होती है भाई, समझ लो पहले परिभाषा से। सांख्यिकी वैज्ञानिक विधि यंत्र की वह शाखा है जिसका संबंध सर्वेक्षणों तथा परीक्षणों द्वारा प्राप्त होने वाली सामग्री के संकलन और वर्गीकरण से है। ये इसकी व्याख्या है। इस तरीके की आपने चार्ट टेबल बनी देखी होंगी सांख्यिकी की, 10वीं 12वीं क्लास में अगर पढ़ा होगा तो। सांख्यिकी की क्या है, इस तरीके से चार्ट या टेबल बनी रहती हैं। बहुत सारे आंकड़े रहते हैं, जैसे यहाँ पे बच्चों की संख्या लिख दी, यहाँ पे क्या लिख दिया, उनके परसेंटेज या मार्क लिख दिए। इस तरीके से ये काम करती है। हम इस चैप्टर में मुख्यतः 3 आएंगी काम, माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य पढ़ेंगे, माध्यिका पढ़ेंगे, बहुलक पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होता है माध्य, माध्यिका, बहुलक। माध्य होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यहाँ पे सूत्र दिया है सरल तरीके से। माध्यिका क्या होती है, माध्यिका होती है n+2 बटे दूसरा पद, और बहुलक क्या होता है, जो बार बार आए। इसको एक एक करके अच्छे से समझते हैं, क्या कौन सी चीज कैसे काम करती है। सबसे पहले माध्य समझ लो, है ना। माध्य क्या होता है, मान लीजिए आपको 2, 3 और 4 ये नंबर दिए हैं। मैं बहुत सरल उदाहरण से समझा रहा हूँ, है ना, इसीलिए ये लेके आया हूँ आपके लिए एकदम सरल से। देखो, तो सबसे पहले क्या कर दो, माध्य निकालना, इन सारे नंबर्स को जोड़ दो। जैसे नंबर दिए हैं 2, 3, 4, सबको जोड़ दिया। 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 आ गया ना। इन नंबर्स को जोड़ा तो कितना आया, 9 आया। आगे क्या करोगे, इन नंबर्स को जोड़ने के बाद अगर आपको दिए हैं नंबर, तो इस 9 में क्या करो, सभी को आवाज क्लियर आ रही है ना। आप लोग बार बार लेफ्ट हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, इस वजह से मुझे लग रहा है कि आवाज डिस्टर्ब तो नहीं हो रही है। इस उदाहरण में 3 नंबर दिए थे, 2, 3, 4, तो इनको नंबर को गिन लिया। कितने नंबर थे भाई, 3 नंबर थे, है ना। तो अब क्या करेंगे हम, इन 3 नंबरों को जब आपने गिन लिया और आपने जब जोड़ा तो 9 आया, तो उस 9 में इस 3 का भाग कर देंगे। दिए गई संख्या जो है, जितने अंक दिए हैं उसमें उन पूरे का योग, तो 9 बटे क्या कर देंगे, 9 में भाग दे देंगे 3 का। तो 3 से 9 कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। तो आपका माध्य कितना आएगा भाई, इन संख्याओं का माध्य आएगा आपका 3।
समझ आया मैंने क्या किया? 2 3 4 यहाँ पे दिए थे, 2 3 4 को जोड़ा कितना आया? 9 आया। अब हमने अंक गिने, कितने अंक हैं हमारे? 1 2 3। तो 9 में क्या कर दिया? इस 3 का भाग दे दिया और सीधा सीधा काट के कितना आया? 3 आया। समझ आया? जैसे 2 4 6 10, मैंने कहा इनका माध्य ज्ञात करो। ठीक है, क्या करोगे? इन सबको पहले जोड़ोगे, इन सबको जोड़ोगे तो कैसा आएगा? 10, 8 और 2 10 और 10 20, है ना? 6 और 4 10 30। इन सबको जोड़ोगे कितना आएगा भाई? 30 आएगा कि नहीं आएगा? 30 आएगा। अब इनको गिन लो कि ये कितने हैं। बोलो 1 2 3 4 5 है। हाँ 5 है। इस 30 में 5 का भाग दोगे। ठीक है, समझ आ रहा है? 5 छक्का 30। अगर इस पूरे नंबर्स में आपसे पूछे कि इसका माध्य क्या है तो आप बोलोगे हाँ सर 6 है। माध्य मतलब बीच की संख्या होती है, लेकिन सीधा सीधा आप लिख के नहीं बता सकते कि जो बीच में दिया है वही माध्य है। जितने नंबर दिए हैं उनको आपस में जोड़ देना है, और जोड़ के जितने नंबर दिए हैं उतने नंबर से उसका क्या करना है? भाग कर देना है, वही आपका माध्य होता है। बताओ भाई किस किस को माध्य निकालना समझ में आया? हैंड रेज कर दीजिए। संस्कार प्रांजल, ठीक है। तो यही होता है माध्य। यहाँ पे एक उदाहरण के माध्यम से हमने समझा। ठीक है, कुछ ये सांख्यिकी के अंदर पूछा जाने वाला सवाल है। आगे हम देखते हैं माध्यिका, है ना? दूसरा हम क्या पढ़ रहे हैं? आप माध्यिका पढ़ रहे हैं। मान लीजिए आपको कुछ नंबर दिए हैं 4 2 8 1 15। ठीक है, इस प्रकार के जब नंबर आपको दिए रहे तो आपको क्या करना है? इन नंबर्स को क्रम में लिख लेना है। ठीक है, बढ़ते क्रम में। बढ़ता क्रम क्या होता है भाई? जानते हैं सब। पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके लिखते जाएंगे। सबसे छोटा नंबर है 1, 1 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 15। ये जो यहाँ पे लाइन लिखी है ना, इसी को हमने व्यवस्थित करके इस तरीके से लिख लिया है। ठीक है, और जैसे ही व्यवस्थित करके लिखोगे तो इस समय जो सबसे बीच वाला नंबर होगा, सेंटर वाला नंबर होगा, वो होगा आपका, वही आपकी माध्यिका होगी। समझ आया? इसमें कोई नहीं लगाना है, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। जितने नंबर दिए हैं उनको पहले बढ़ते क्रम में लिखना है, और उसमें से जो बीच में दिया है उसका क्या कर लेना है? बिल्कुल बीचों बीच वाले अंक को। लेकिन इसमें एक समस्या है। आप कहेंगे सर इसमें तो 1 2 3 4 और 5 अंक हैं, तो 5 में तो 2 इस तरफ 2 इस तरफ, एक बीच वाला आ गया। लेकिन अगर हमको 6 अंक की कोई लाइन दे दी, मान लो 6 अंक दे दिया, और फिर पूछा कि इसका माध्यिका निकालो, तो इसके लिए क्या करना है ये देख लो यहाँ पे, है ना? दो स्थितियां होंगी, या तो समंक दिए चार, और या तो विषम अंक दिए रहेंगे, है ना? जैसे अभी दिए थे 5, विषम अंक दिए रहेंगे तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर समंक दिए रहेंगे तो समस्या है। समंक दिए रहेंगे तो ये पूरी रामायण महाभारत मत, बीच के 2 अंक जो रहेंगे ना उनको आपस में जोड़ देना है ना? उनको आपस में जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है। ठीक है, एक उदाहरण यहाँ पे मैंने लिखा है, उसके माध्यम से समझो। अगर आपको नंबर दिए हैं 1 2, ये देखो यहाँ पे लिखा है 1 2 5 3 7 और 10। कितने नंबर हो गए ये भाई? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर हो गए ना? तो 6 तो सम संख्या है, इसके बीच में तो कुछ आएगा नहीं, लेकिन बीच में 2 नंबर आ, जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। 5 और 3 होता है 8, 8 बटे 2 कितना होगा? 4 होगा। यानी इसकी माध्यिका क्या होगी? 4 हमें माध्यिका प्राप्त होगी। विषम संख्या है, बीच में जो आएगा बढ़ते क्रम में लिख देना। पहले तो जमा है अगर तो ठीक है, नहीं जमा है तो लिख देना। फिर बीच में अगर सम संख्या है तो बीच में जो 2 अंक हैं, है ना, बीच में जो 2 अंक है ना उनको जोड़ के उसमें 2 का भाग दे देना, वही आपकी माध्यिका होगी। समझ आया क्या भाई? कैसे माध्यिका निकालेंगे? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे अंक लिख दिए, है ना? मैंने लिखा यहाँ पे 2 8 12 16। ठीक है, ये कितने अंक हैं? कितने अंक हैं? 4 अंक है ना? सम अंक है, इनके बीच में तो निकाल नहीं पाओगे, लेकिन इसके बीच में देख रहे हो ना 2 अंक है। 2 अंक कौन कौन से हैं? 8 और 12। 12 और 8 को जोड़ दोगे क्या होगा? 12 और 8 20 होगा।
20 में क्या करोगे, 2 का भाग दे दोगे, 2/20 करोगे, कितना आएगा 10। यानी इसका माध्य क्या होगा, इसके बिल्कुल बीचों बीच क्या आएगा, इसकी माध्यिका 10 आएगी। समझ आया। जब समांक दिए रहे तो क्या करना है, हाँ इसी प्रकार से आप क्या करोगे, माध्यिका निकाल पाओगे। सबसे आखिरी में हम देखेंगे बहुलक क्या होता है भाई। इस उदाहरण में देखेंगे जैसे 2 4 5 5 4 और 5 ये नंबर हैं, इन पे हम काम कर रहे हैं। इनको आप पहले छोटे से बड़े के रूप में क्रमबद्ध करके लिख लोगे, है ना। पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये आपका ऐसे नंबर दिया था, आपने सबसे पहले 2 लिख लिया, फिर 4 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 5 लिखा। इसमें सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है भाई, सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, बोले सबसे ज्यादा बार 5 आ रहा है। बिल्कुल सरल सी बात है। बहुलक क्या होता है, बहुलक मतलब होता है बहुत बार, बार बार आने वाला अंक ही बहुलक कहलाता है। तो इस समय 5 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, इसीलिए हम 5 को क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे। मोड इसे इंग्लिश में कहते हैं। 5 3 बार आया ना, तो 5 आपका क्या हो गया, बहुलक हो गया। समझ आया क्या, माध्य माध्यिका और बहुलक कैसे निकालते हैं, है ना। माध्य माध्यिका और बहुलक समझ आया क्या। एक बार और रिवाइज कर लें हम अपने सांख्यिकी चैप्टर को। सांख्यिकी मतलब अलग अलग आंकड़ों को संग्रहित करके निकालना। 3 चीजें इसमें निकालने के लिए रहती हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक। ठीक है। माध्य कैसे निकालते हैं, जितने अंक दिए हैं सबको जोड़ भाग दे देते हैं। 4 और 3 7 और 2 9, 9 में कितने का भाग दिया, क्योंकि ये 3 अंक हैं तो 3 का भाग, 3 आया, 3 हमारा माध्य होगा। ठीक है, आगे बढ़े। माध्य आया समझ में। माध्यिका देख लो, माध्यिका में क्या करते हैं, पहले अंकों को बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं, यानी पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और जो बीच में रहता है ना, जो बीच में रहता है वही हमारी माध्यिका रहती है। लेकिन ये कब काम करता है, जब विषम अंक हो। लेकिन जब सम अंक हो तो हम बीच के 2 अंकों को जोड़ के उसमें 2 का भाग कर देते हैं, जो मैंने अभी समझाया, तो माध्यिका निकल आती है। बहुलक क्या होता है, बहुलक में पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा ऐसे जमा के लिख लेते हैं, और जो सबसे ज्यादा बार आता है, जैसे यहाँ पे 5 3 बार आया है ना, 4 2 बार आया और 2 एक ही बार आया, यानी सबसे ज्यादा बार क्या आया, सबसे ज्यादा बार 5 आया, तो 5 क्या होगा, हमारा बहुलक होगा। ये थी आपकी सांख्यिकी में आने वाले महत्वपूर्ण चीजें, यानी 3 चीजें, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है। तो आज जो है गणित आपकी जो है 5 यूनिट्स को मैंने समराइज करके यहाँ पे समाप्त करने का प्रयास किया था, है ना, जो कि बहुत ही असंभव काम है। ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर आपस में बहुत बड़े बड़े हैं। जैसे अगर आप लघु गणक पढ़ने के लिए जाओगे, मैंने अभी बताया, तो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत मैथमेटिक्स डीप में जाना पड़ता है। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी तो आप पढ़ चुके हैं, है ना। तो आज हमने इन 5 चैप्टर को यहाँ शुरू में ही ओवरव्यू में लिख दिया था, समरी। इन 5 चैप्टर की अभी टेस्ट सीरीज जब मिलेंगी तो उन सवालों को हल करने का प्रयास करना, है ना। और जो ना बने उसकी फोटो खींच के डाल देना कि सर ये नहीं बन मैं लेना है, क्योंकि इन्हीं 5 चैप्टर से। ठीक है। बाकी फसल पशुपालन में अच्छा स्कोर करो, रिवीजन प्लस ये देखो करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं टीम वाले। ये जो आपने अभी देखा, इसको बनाने में काफी मेहनत लगती है। ये जो आपको सब लिखा दिख रहा है, इसको अलग अलग जगह से ढूंढ के कई लोगों द्वारा टाइप करके फिर बनाया गया है ना। कल आपने बायो की क्लास देखी, तो जरा जितनी मेहनत आपको मिल रही उतनी मेहनत आप भी सामने से करेंगे तो निश्चित ही परीक्षा में बहुत अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा, है ना। पहला चैप्टर समांतर श्रेणी, दूसरा चैप्टर गुणोत्तर श्रेणी, है ना, दोनों के सूत्र याद कर लेना। तीसरा चैप्टर लघु गणक, जिसमें ये वाले सूत्र सबसे महत्वपूर्ण हैं, इनको याद कर लेना। इसमें घात और करनी के रूप में आपको सवाल मिलेंगे। तीसरा त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में क्या, सबसे पहले तो ये लाल बटे कक्का वाला सूत्र जो है इसको याद कर लेना, है ना। और ये त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध, ठीक है, इन संबंधों को देखना है आपको एक बार अच्छे से। ठीक है। और इसके अलावा इस तालिका को याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तालिका, यहाँ से मान पूछे जाते हैं, है ना। अभी जो मैंने बताया ना, जैसे कौशेक 45 का मान कितना होगा, ये लिखा है कौशेक, ये लिखा है 45, कौशेक 45 का मान करनी 2 होगा। ऐसा पूछेगा, अगर आपको तालिका दिखेगी, पता होगी, याद होगी, तो आप निकाल पाएंगे। सांख्यिकी में क्या आता है भाई, माध्य, माध्यिका, बहुलक, सबसे लास्ट में अभी मैं समझा रहा था, माध्य कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं। तो आज ये हुई आपकी गणित की क्लास समाप्त, है ना। कल आपकी जो भी क्लास टाइम टेबल है आपके महा रिवीजन सीरीज का, वो क्लास की जानकारी ग्रुप पे दे दी जाएगी, है ना।
तो आप समय से जुड़ सकते हैं और अपने रिवीजन को और बेहतर बना के और तैयारी अच्छी करिए, बढ़िया फोड़िए और एक सीट लीजिए। पीएटी इतनी बड़ी परीक्षा नहीं है भाई, ज्यादा कठिन समझने की गलती नहीं है। जैसे 12th थी वैसी पीएटी है, जो 11वीं 12वीं में पढ़ा है वही पीएटी में पूछा जाना है ना। और आपने तो अब अतिरिक्त ही पढ़ लिया है, तो जरा पीडीएफ को खोल खोल के रिवाइज करिए, अपने नोट्स बनाइए। चलिए तो क्लास आज की समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।